अब देखो आज एग्जैक्टली सेम टास्क है ये समझना कि 11th में हमने कंप्लीटली थ्रू ट्रू मैथ पूरी 11th की जर्नी एक्चुअली ट्रेवल कैसे करनी है। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि केवल यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो उसमें रेस्ट इज कंप्लीटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 11th में हमें मैथ्स में कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ नहीं और करना। अगर ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन ही इस तरीके से करा गया है कि इसके अलावा और कुछ करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट ये पूरा करना वुड बी अ स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें काम करवा दिया है कि अकेला पर्पस क्या है कि हमारे माइंड में, जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में 11th में आके ये फियर होता है कि हम सुनते होते हैं कि वो बच्चे 8 से तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, या 9 से या 10 से। तो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके मन में ये डाउट होता है कि हम उनसे कैसे कोप अप करेंगे। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि 99% केसेस में वो सारे बच्चे जो इतने सालों से लगे होते हैं आईआईटी के नाम पे, उनको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईआईटी जो एग्ज़ाम डिज़ाइंड है ये इसके लिए एक्चुअली 2 ईयर्स मोर देन सफिशिएंट है। 11th-12th की प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट है। गड़बड़ लोगों ने क्या करी होती है कि इन द नेम ऑफ फाउंडेशन कोर्सेज 10th में उन बच्चों ने ज़बरदस्ती, यू मस्ट बी हैविंग फ्रेंड्स जिन्होंने 10th में 11th के सिलेबस के नाम सुने होते हैं, तो उनको देख के डरने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी बिल्कुल परवाह मत करो। काम की बात क्या है कि हमें अब वो सही समय पे वो टॉपिक सही तरीके से समझ में आए। तो क्या सुना? अब समझ में आए, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है हर टॉपिक को डाइजेस्ट करने का। अब से पहले क्या होता था कि मान लो कि कहीं किसी क्लास में पढ़ने जाओ, वहाँ पे स्ट्रगल होती है। वहाँ पे स्ट्रगल क्या होती है कि हमने मान लो कोई टॉपिक पहली बार सुना, तो पहली बार में हमारा माइंड हमें हमेशा उस टॉपिक को रेजिस्ट करने को बोलता है। क्यों? क्योंकि 10th से 11th का जो मैथ्स का गैप है वो आई एग्री की है। 10th से मैथ्स, 10th के बाद 11th का जो मैथ्स है उसमें गैप है, पर वो जो गैप है दैट इज़ अ वेरी इजी गैप। मतलब अगर प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट कर लें तो इट इज़ अ वेरी इजी गैप, बस हमें बहुत डिसिप्लिन में रहना है। याद रखना, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके 10th में स्कोर 97%, 98% उस जोन में आए होते हैं। 11th में आके वो स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है मेरी, वो ये कि केवल एक बच्चे से साथ में डिसिप्लिन चाहिए कि जो जो उसको काम दिया जाए वो करे। रेस्ट इज़ कम्प्लीटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, कहीं भी आएगा, और मतलब इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर मी नाउ। गड़बड़ कहाँ पे होती है कि एक बच्चा उस तरीके से डिसिप्लिन नहीं देता जिस तरीके से कहा जाता है। तो सबसे पहले एक बार पूरा प्रोग्राम देखते हैं कि है क्या क्या और किस किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। जो टॉपिक्स कर भी चुके हो उनको भी किस तरीके से उसका फ़ायदा लेना है। देखो क्या होता था कि पहले इमेजिन करो कि कहीं क्लास में गए, तो क्लास में जाके अगर वो टॉपिक उस दिन बाय चांस मान लो अच्छे मूड में नहीं हो, मम्मी ने डांटा है, या कई बार हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको अकॉर्डिंग हमें मान लो क्लास में नींद आ रही है, तो वो टॉपिक हमारा मिस हो जाता है और उसके बाद हमारा कनेक्शन नहीं बनता। तो अब वो ट्रबल नहीं आएगी, अब वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गई। अब इसका कंप्लीटली एडवांटेज लेना कि जो क्लास मान लो सुनी, उसमें कोई बात अगर लगा कि ये मुझे आज बहुत अच्छी लगी, तो याद रखना कि हमारा दिमाग ऐसे का है कि वो हमें हर बार पहली बार मना करेगा कि ये टॉपिक तेरे से नहीं होगा। पर जब उसी टॉपिक को फिर से अटेम्प्ट करो तो हमें बिल्कुल हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है। वी हैव टू ओवरकम आवर माइंड, दिस इज द बिगेस्ट फाइट। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा मना करेगा कि तेरे से नहीं होगा, जा पबजी खेल। तो वहीं पे ही अपने आप को रोकना होता है कि नहीं, मैंने ये टॉपिक को पढ़ना है, अपने आप को बिठा के रखना। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो क्लास के बीच में क्वेश्चंस आएंगे उनको अपने आप अटेम्प्ट करने के प्रोसेस से नहीं बचना। चाहे बिल्कुल एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाओ क्वेश्चंस में, तब भी नहीं वरीड होना, क्योंकि जब आगे उसकी डिस्कशन सुनोगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली उसका एग्जीक्यूशन कैसे है। देखो हम लोग सुनते हैं कि बिल्कुल जो किसी भी चीज़ को, जो कोयला है उसी को और प्रेशर डाल के एक्चुअली सोचो डायमंड्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस से कभी अपने आप को नहीं रोकना, मतलब इट इज़ अ वेरी नॉर्मल टास्क, और ये कोई बहुत प्रेशर वाला काम भी नहीं है। जो जो बताया जाए उसको करने से हेजिटेट नहीं करना। पहली बार में अगर क्वेश्चन ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी बार करो अटेम्प्ट, उसको कुछ दिनों बाद फिर से अटेम्प्ट करो, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हमें 11th का सिलेबस पूरे कॉन्फिडेंस से समझ में आए। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहाँ से काम शुरू करना है। तो अब जो सिलेबस का ऑर्डर है, देखो इसमें जब बेस्ट पार्ट इज दिस कि यू आर नेवर लेट टू स्टार्ट।
अगर मान लो जो बच्चे अभी आज भी ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने 3 महीने पहले ज्वाइन करा या जो अब से भी कुछ मंथ्स बाद ज्वाइन करेंगे, नोबडी इज़ लेट। जब भी हम शुरू करेंगे हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट, बस हमें अपनी स्पीड उसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट टॉपिक जहाँ से कि टॉपिक शुरू होता है, जहाँ से क्लास शुरू होती है, वो रखना लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये पहला टॉपिक चाहिए। इसमें टोटल 7 क्लासेस डाली हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हो सकता है कि हमें स्कूल के सिलेबस में डायरेक्टली, देखो टोटल 7 क्लासेस हैं इस टॉपिक में। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में स्कूल के सिलेबस में जो ये 5th क्लास तक जो क्लासेस हैं, जो ये 5th क्लास तक हैं, इसमें हो सकता है कि स्कूल के सिलेबस में हमें 5th क्लास तक क्वेश्चंस बहुत कम लेवल के आएँ, पर लीनियर इनइक्वालिटीज़ की जो पहली 5 क्लासेस हैं वो याद रखना कि वो 2 साल काम आएंगी। ये टॉपिक 2 साल काम आएगा, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और उसके बाद भी काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कल को +2 में जाके एक टॉपिक करोगे फंक्शंस, उसमें डोमेन रेंज आता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आता है, तो उसके बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मतलब मुझे सुनते ही समझ में आ जाता है कि इसको एक्चुअली वो 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज़ नहीं आता, तो इसलिए इस टॉपिक को करने का फ़ायदा हमें बाद में नज़र आएगा, पर जैसे बताया गया है एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। जो एंड वाली 2 क्लासेस हैं ये ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। तो इसका भी रोल बहुत कम है, पर चलो आएगा, इसका साथ साथ रोल आएगा। जहाँ से थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू होती है, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर 2 जो डाला हुआ दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में टोटल 13 क्लासेस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चैप्टर्स पे जाके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में टोटल 13 क्लासेस डाली हुई हैं। तो अब इसमें अपनी जर्नी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टोटल जो 13 क्लासेस हैं उसमें अब देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, लेसन 1 है और ये लेसन 2 है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है वो समझना। अभी इस समय जो इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये करना है। डे टू बिल्कुल उसके साथ रिलेटेड है। डे 3 भी अभी करना है, डे 4 भी करना है, डे 5 भी करना है, डे 6 भी करना है। जो डे 7 है ये भी अभी हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे रुक जाना है। देखो अब 11th में आके जो एक डिफरेंट स्ट्रगल आती है वो ये कि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपस में शुरू में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है विद आगे आने वाला ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब जैसे कई बच्चे अभी शुरू में जब 11th में आते हैं ना तो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि हमने तो IIT क्लियर करना है 3 महीने में। तो वो अभी उस एंथुजियाज्म में वो अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन देखते हैं, मेरे से भी पूछते हैं कि कौन से कॉम्पिटिशन के बुक्स लें। तो उनको मैं बार बार कहता हूँ कि शुरू के समय पे अपना सही बेस बनाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ एंड लोकस के अभी आगे मत जाना, चाहे ये भी अभी अटेम्प्ट करने से रुक सकते हो, इसका भी रोल आएगा। तो मतलब हम लोगों ने बस ये डे 6 तक अभी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो उसके बाद नेक्स्ट है वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन अभी स्कूल के सिलेबस में भी है। जो उसके बाद वाला टास्क है, देखो इंट्रोडक्शन, रियल इमेजिनरी पार्ट, 3rd, 4th, 5th और ये जो 6th जो क्लास है ये भी एक्चुअली 6th क्लास से थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू होगा। जो 6th क्लास है, याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो 6th क्लास डाली है इसमें थोड़ा सा रोल आएगा इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का। तो मतलब इन जर्नल फॉर्मेट क्या रखेंगे हम कि हम ये पहली 5 क्लासेस तो अटेंड करेंगे, 6 क्लास भी करेंगे, लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे कि 6 क्लास में कुछ ऐसा पोर्शन आएगा जिसको करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहीं तक रोकना। 6 क्लास में जहाँ पे लगे ना कि मतलब मैंने एक्चुअली एंगल्स की बात करनी शुरू कर दी, वहाँ पे हमने रुक जाना है। एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग हमने उसके बाद पकड़नी है आफ्टर डूइंग सम पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हमारा यहाँ तक है। इसके बाद वाली सारी क्लासेस सारी कंपटीशन के लिए हैं। तो वो कब करनी है अटेंड, कैसे करनी है, वो इसके बाद सुनेंगे। पहला काम क्या है कि हम लोग रेगुलर सिलेबस की जर्नी में बहुत फास्ट और बड़े सही तरीके से हैंडल कर रहे हूँ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब हर टॉपिक में ना याद रखना, हमने क्लास में कई बार सुना है नाम कि 2 नाम होते हैं। एक नाम होता है प्रोसेस और एक नाम होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। या कंसेप्ट पे हमें क्वेश्चन में रोकते हैं या प्रोसेस पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब देखो कंसेप्चुअल टॉपिक को मैं कैसे देखता हूँ, जो टॉपिक कंसेप्चुअल होगा
उसमें जब हमें बात समझ में आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन वो कहीं से भी डाले वो हमारा होना चाहिए। हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन कहीं से भी डाले हमारा होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं देखता हूँ कि इट इज़ अ कंसेप्चुअल टॉपिक। वो हमें प्रोसेस में भी बीच में फंसा सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली ओके, पर जो बेसिक जो थीम है दैट इज़ कंसेप्चुअल। तो इसका ध्यान रखना, इट इज़ अ कंसेप्चुअल टॉपिक जिसमें कि वो प्रोसेस को बाद में ओवरलोड कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। पर इसके बाद जो कहानी है ना वो बहुत काम की है। अलजेब्रा में जो हमारे लिए जो बड़ा टॉपिक है अब 11th में, दैट इज़ एक्चुअली प्रोग्रेशंस। अगला बड़ा टॉपिक जो हम लोगों ने 11th में करना है दैट इज़ प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशंस टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है दैट इज़ प्रोग्रेशंस। तो अब प्रोग्रेशंस के एक्चुअली 2 हिस्से हैं, इनफैक्ट 3 हिस्से हैं, 4 हैं, 3 भी नहीं है 4 हैं। सुनते हैं क्या क्या। तो पहला पार्ट जो है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हमने कहने को 10th में करा हुआ है। तो अब जब ये 6 क्लासेस एपी की अटेंड करोगे ना तो हमें 10th के करे हुए काम से हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, जबकि 10th से सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं है। सिलेबस सेम है जो हमने 10th में करा है। तो प्रोग्रेशंस अब जो कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका जो सबसे लंबा विंग है वो हमने 10th में करा भी हुआ है, पर उसके बाद भी हमें प्रोग्रेशंस करने पे लगेगा कि ये तो हम बिल्कुल नई बातें सुन रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चंस को दिया गया है वैसे इसमें अपने आप दिमाग लगाना। प्रोग्रेशंस हेडिंग देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने सुना कि इट इज़ अ कंसेप्चुअल टॉपिक। प्रोग्रेशंस में याद रखना कि इट इज़ अ टॉपिक विच वी वुड गेन बाय लर्निंग, बाय डूइंग एंड लर्निंग। मतलब ये कैसे का टॉपिक है, प्रोसेस के ऊपर बेस्ड, मतलब हमें करना पड़ेगा। करने वाले क्वेश्चन से पता है स्किल क्या है, और मतलब बिल्कुल ऐसे याद रखना। देखो मुझे ये याद रखना होता है कि मुझे एग्जामिनर से जीतना है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ना हमेशा कोई छोटा रास्ता बनाया होता है, उन्होंने लंबे लंबे रूट नहीं बनाए होते। कई बार बुक्स में भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत लंबे होंगे, तो बुक से नहीं पढ़ने, जैसे मैंने बताया ना वैसे समझना। क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, उनके सॉल्यूशन की डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हो भी जाए तो भी देखना कि मैंने कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात तो नहीं बताई क्वेश्चंस के बीच में। तो इसलिए प्रोग्रेशंस में हमारा देखने का व्यू बहुत चेंज हो जाएगा आफ्टर डूइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पहली 5-6 क्लास भी सॉर्ट ऑफ हाफ ही कर रहे होंगे हम लोग अभी। तो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी बिल्कुल जैसे एपी हमने करा वैसे ही जीपी है। तो जीपी में 7 क्लासेस डाली हैं, पर इसमें अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो इन क्लासेस के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नए जोन में जाके चैलेंज होनी शुरू हो जाएगी। हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली टॉपिक में हमने प्रोग्रेशंस को कैसे डील करना है। देखो बिल्कुल क्लियरिटी में सुनना, एपी और जीपी, एपी जीपी, इसके साथ ही स्पेशल सीक्वेंसेस है, उसकी 2 क्लासेस हैं। इसके अलावा एक और नाम, अब देखो मैंने बोला 4 नाम है, तो जो इसके बाद नाम आता है दैट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो बिल्कुल एपी का ही कह लो, एपी का ही एक और तरीका है बोलने का, उसमें कुछ बहुत अलग नहीं है, बहुत ईजी इनफैक्ट, और वो केवल कंपटीशन का पार्ट है। पर आई एम टेलिंग यू कि जिन बच्चों ने ये प्रॉपरली कर लिया, जिन बच्चों ने ये एपी जीपी और ये स्पेशल सीक्वेंसेस की ये क्लासेस लगा ली, उसके बाद जो साथ साथ असाइनमेंट्स आएंगी बहुत सारी, अगर वो साथ साथ वो असाइनमेंट्स और ये एपी जीपी एचपी भी असाइनमेंट्स में आएगा एक्चुअली, और ये स्पेशल सीक्वेंसेस कर लिया, उसका ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी अभी फिनिश है। तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आईआईटी एडवांस में भी अगर आता है तो वो हमें नज़र आएगा कि वो इन्हीं बातों में से निकलेगा, इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इसके बाद मतलब फिर जो स्कूल का सिलेबस है वो बहुत ही कम होगा, मतलब इससे बहुत ही कम लेवल पे होगा। हम लोग बहुत बढ़िया लेवल तक निकल गए हैं ऑलरेडी। तो इसमें अगर हमें जो जो बातें बताई गई अगर वो प्रॉपरली सब एग्जीक्यूट कर ली तो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसके अलावा सारा जो कुछ भी क्वेश्चंस की वैरायटी है वो क्लासेस में ही है, एक्चुअली सब कुछ करवाया हुआ है। हर क्लास बहुत लंबी है, उस क्लास के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक एक को साथ में करना, उस प्रोसेस से मत बचना। 11th की जर्नी में अकेली स्ट्रगल कब क्रिएट करोगे, जब लिथार्जी में आओगे, वो नहीं आना। रोज़ की 1 क्लास अटेंड करो, बिल्कुल भागो नहीं, बर्डन ना बनाओ कि मैंने एक दिन में 5 क्लासेस करनी है, बिल्कुल स्टूपिड रोल पे नहीं जाना। 1 क्लास करो, उस क्लास में देखो कि हमें हर बात प्रॉपरली डाइजेस्ट होती है। और इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद पिछली करी क्लासेस को तब रिवाइज करो बहुत फास्ट, क्योंकि हमें कंपाइलेशन भी आना चाहिए, साथ में असाइनमेंट्स को प्रॉपरली करो। तो प्रोग्रेशंस इज़ अ बिग हेडिंग ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हम लोग क्लास के अलावा बहुत सारी असाइनमेंट्स भी साथ साथ करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक थॉरली क्लियर होगा
फॉर एनी एग्ज़ाम, कुछ नहीं और करना, इसके अलावा कुछ नहीं और करना। बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन में क्यों आते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब 10th में होते हो तो 10th में हमारे सामने इतनी नॉइज़ नहीं होती। 10th में हमें क्या बताया जाता है कि एनसीईआरटी कर लो, मेहनती बच्चे हो तो हमने साथ में मतलब नॉर्मली, जो वैसे नॉर्मली हर बच्चा एक बुक और कर लेता, मान लो आर.डी. शर्मा कर ली, या आईसीएसई में आर.एस. अग्रवाल कर ली, या और कोई बुक कर ली, साथ में ए दास गुप्ता कर ली, एंड देयर आर सो मेनी बुक्स, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग बुक्स हैं। पर फिर भी हम लिमिटेड होते हैं कि हमने एक बुक कर ली, 2 बुक कर ली। गड़बड़ कहाँ पे होगी कि आईआईटी के नाम पे 11th में आके इतनी नॉइज़ फेस करोगे, हर तरफ हाथ लगाओगे, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को हाथ लगाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे जो देख के हमें हर दिन बस घबराहट होगी। वो नहीं करना। सारी गड़बड़ कहाँ पे करोगे कि आईआईटी के नाम पे नॉइज़ पे ख़राब होगे, वो मत करना। बिल्कुल मेरे साथ साथ इस बात को बोलना कि एक्चुअली द एग्ज़ाम विच यू आर गोइंग टू गिव, ना बोर्ड्स टफ है ना आईआईटी टफ है। आईआईटी के नाम पे प्रिपरेशन की जो नॉइज़ है वो डिस्टर्बिंग है, उस नॉइज़ में नहीं फंसना। सारी स्ट्रगल कहाँ पे होती है कि बच्चे ऐसे ऐसे के क्वेश्चंस ला के देते हैं और ऐसे ऐसे के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनको देख के मतलब ज़बरदस्ती का पैनिक क्रिएट हो, ना वो बोर्ड्स में आने ना वो आईआईटी में आने हैं। जगह जगह से उठा के ओलंपियाड्स वाले क्वेश्चन डाले हुए इंस्टीट्यूट्स ने, वो कहीं नहीं आते। तो एग्जैक्टली बस ये करना, ये बिल्कुल ही इस तरीके से डिज़ाइंड है कि इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ये और असाइनमेंट्स और जो टेस्ट हो गए साथ में। नेक्स्ट जो बड़ी कहानी है जो 11th में अब हमें डिफरेंट साउंड करेगी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पूरा जोर लगाना, ये मेन रिक्वायरमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री से अपनी कहानी और अंडरस्टैंडिंग बहुत चेंज करेगी। तो रेगुलर सिलेबस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम कराया है। टोटल 29 क्लासेस बनी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, टोटल 29 क्लासेस बनी है रेगुलर सिलेबस के लिए। तो अगर ये 29 क्लासेस अगर हमने प्रॉपरली कर ली अटेंड, तो इन 29 क्लासेस में हर थॉट जो हमें चाहिए वो पूरा फ्लो में कवर्ड है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे अभी जो 10th क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, 10th क्लास तक आते आते मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूले बता दिए। तो 10th क्लास 11th क्लास तक आते आते काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूले बता दिए। याद रखना, एक रूल याद रखना ट्रिग्नोमेट्री की, इन क्लासेस में भी मैंने बहुत बार बोला है वैसे, कि ट्रिग्नोमेट्री में मेन स्ट्रगल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। याद रखना ये बात। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को लगता है कि जो मेन स्ट्रगल है वो फॉर्मूले हैं। मतलब जैसे जब 10th में होते हो तो 10th में 2-3 फॉर्मूले थे, सिंपली एक फॉर्मूला था एक्चुअली कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 था, इज इक्वल टू 1 था। अब उसी को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता था सेकंड स्क्वायर थीटा। उसी को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बनता था कोसेकंड स्क्वायर थीटा। और उसके लिए भी बच्चों ने ऐसे वो स्टूपिड से बनाए होते हैं कि हम लोग ऐसे याद करेंगे। तो 11th में उससे कहीं गुना ज़्यादा फॉर्मूले हैं, कहीं ज़्यादा। मतलब देर आर, मतलब उसमें 10th में फॉर्मूले 3 थे, 11th में मैं कहता हूँ कि 200 फॉर्मूले हैं। पर याद रखना, उन फॉर्मूलों के याद होने के बाद, उन फॉर्मूलों के याद होने के बाद मेरा काम शुरू है। फॉर्मूले हमने याद ऐसे करने हैं, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री जब करने लगोगे तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखना, फॉर्मूले हमने ऐसे याद करने हैं जैसे हमें अपना नाम याद होता है। फॉर्मूले हमें ऐसे याद होने चाहिए जैसे मुझे मेरा नाम याद है। फॉर्मूले को मैं बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच करा के बोलूँगा नहीं, फॉर्मूला यूँ निकलना चाहिए। कोई पूछे sin c प्लस साइन डी डायरेक्टली 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ऐसे बोलने हैं फॉर्मूले। कोई डायरेक्टली फॉर्मूला बोले, क्योंकि जब हमें फॉर्मूले पता होंगे ना, उसके बाद काम शुरू है। लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उनको लगता है कि फॉर्मूले याद करना स्ट्रगल है। तो एक्चुअली नहीं, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के मैथ्स में 11th में याद करने के बाद मेरा काम शुरू होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें फॉर्मूले भी याद साथ साथ करना। 10th 11th 12th इन सब क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। हर क्वेश्चन को करते समय याद रखना, फॉर्मूला नहीं पढ़ना, बोलना, बोल बोल के याद होंगे ये वाले फॉर्मूले। तो उस प्रोसेस से बचना मत। ट्रिग्नोमेट्री अगर हमने प्रॉपरली साथ में कर ली और 11th में ट्रिग्नोमेट्री कर ली तो इसने हमें 12th में भी काम आते रहना है। इसने ये बिल्कुल जैसे अचानक बोतल में से निकल आता है ना जिन, हमने सुना होता है, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री ने हमें नज़र आते रहना है। 11th में तो अलग अलग टॉपिक्स में, 12th में बहुत ज़्यादा। 12th में कल को जाके कैलकुलस करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, उसको हाथ नहीं लगा सकते अगर हम इसमें बहुत फ्लुएंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी हमने कर ली तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की ट्रिग्नोमेट्री अभी प्रिपेयर्ड है और हम लोग करेंगे भी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम सब खत्म करेंगे अभी के अभी। पर मेन स्ट्रगल कहाँ पे होगी कि जितना काम दिया जाए बस उससे बचना नहीं, यही करना है।
और नॉइज़ में नहीं फंसना, सारी दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, जो हमें बताया जाए बस हमने एग्जैक्टली उतना करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 29 क्लासेस डालनी है ओनली फॉर द रेगुलर सिलेबस। जो बच्चे रेगुलर सिलेबस के लिए उनके लिए ये 29 क्लासेस हैं और इसमें सब कुछ कवर करा हुआ है इन मच डिटेल, पर एग्जैक्टली ये फॉलो करना, और इसको अगर सही तरीके से हमने कर लिया तो बहुत बढ़िया जोन में जाएंगे। जो कुछ भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है वो सब कुछ इसमें आप ही लोगों से खुद करवाया है साथ साथ, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे का टॉपिक है याद रखना, प्रोग्रेशंस और ट्रिग्नोमेट्री ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें कि प्रोसेस का बहुत रोल है। मतलब प्रोसेस के रोल होने का मतलब क्या हुआ कि ये लर्निंग बाय डूइंग वाले टॉपिक्स हैं, मतलब हमें करने पड़ते हैं, हम लोग करेंगे, लिखोगे अपने हाथ से लिखोगे, फिर सोचोगे पता क्या कि मैं क्या तरीका लगाऊं कि मेरा क्वेश्चन तेज हो। स्टूपिड रूट में मत फंसना। स्टूपिड रूट क्या होता है कि हमने सॉल्यूशन देखा या हम लोग जब यूट्यूब, अब तो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, यूट्यूब पे बच्चे ने देख लिया और हम देखते हैं कि किसी ने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिया, कुछ काम नहीं होता। स्टूपिडिटी या आईआईटी के नाम पे हैक्स बनाए हुए हैं कि ये क्वेश्चन कर लो ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं काम आता। वो नया क्वेश्चन बना देते हैं, तो वो नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो उनका टास्क क्या है, किसी भी बढ़िया एग्ज़ाम का टास्क क्या है कि उन बच्चों को चूज़ करना जो एक्चुअली क्रिएटिव है, जो सोच सकते हैं। तो माई टास्क इज़ दिस कि हमें राइट तरीके से सोचना आ जाए। क्वेश्चन आप ही लोगों ने सॉल्व करने हैं। आई एम नॉट कमिटिंग, बोर्ड्स में ट्रबल नहीं आएगी, बोर्ड्स में तो खैर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, पर 11th में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं हमें नज़र आएंगे। लेकिन अगर बाहर का क्वेश्चन नज़र आए तो हमसे सॉल्व होना चाहिए। मतलब जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है पूरे सिलेबस का वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी है मेरा सॉल्व होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कब बनेगा, जब इन क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ मैंने बोला होता है कि अपने आप करो, तब पूरा जोर लगा दो। चाहे 10 मिनट दिया हुए हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन करने के लिए, 1 घंटा लगा दो, पॉज करो और अपने माइंड को स्ट्रगल में लेके जाओ कि भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल जैसे पजल सॉल्व करते हो, जब उस तरीके से काम करोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कि कोई बच्चा चाहे 5th क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, उससे बेटर हो जाओगे। एग्जैक्टली जर्नी कैसे रखना कि हमें समझ में आए कि हमें टॉपिक की पूरी तरह क्लैरिटी है, कुछ भी कर दो। और देखो मतलब मेरा तरीका समझना, क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ये माइंड मैप बनाता हूँ कि क्वेश्चन तेज़ कैसे हो सकता है, लंबा रूट नहीं पकड़ना। ये सबसे बड़ा, लॉन्ग रूट इज़ रॉन्ग रूट, ये बात मैंने कई बार बोली है और कई बार सुनते रहोगे 11th में 12th में साथ में। जो बच्चे 10th से कनेक्टेड है उनको 10th से पता है। तो प्रोग्रेशंस और ट्रिग्नोमेट्री कैसे के टॉपिक्स हैं, प्रोसेस वाले। करेंगे तो हमारा दिमाग खुलता जाएगा। तो जब ये रिपीट करोगे तो हमें लगेगा हमें सब कुछ आता है। तो इसलिए पहले क्लास में एडवांटेज नहीं था, रिपीट कर ही नहीं सकते थे। अब इसको कंप्लीटली उस हर क्लास को दोबारा अटेंड कर सकते हो, तो करना है साथ साथ। पर चलो पहले फ्लो में इसको वो करना है। इनफैक्ट जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री में 29 क्लासेस हैं, तो 29 क्लासेस को 1 गो में मत करो, पहले 7 क्लासेस करो, फिर खैर साथ साथ टेस्ट होता रहेगा, असाइनमेंट आएंगी। टेस्ट और असाइनमेंट का पर्पज़ क्या है कि करे हुए काम पे हम लोग को फिर से हिट हो जाए, फिर से हमारे दिमाग में हथौड़ा पड़े कि इस टॉपिक को मुझे कैसे बताया गया था, क्या मेरे से हो पा रहा है। हमारी लर्निंग कैसे होगी कि मैंने कुछ बताया, आपने सुना, उसको डाइजेस्ट करा, और अब वो क्या उसको वापस रेसिप्रोकेट कर पा रहे हो। तो जब ऐसे कर पाओगे तो इट वुड बी अ 360 डिग्री सर्कल इन दैट केस। तो वो सर्कल पूरा करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लो हमने अकेला यूट्यूब पे देखा या मान लो क्लास में सुना, तो दैट इज़ 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज भी कब कि जब हमें समझ में आ गया, वो आधा काम है। तो खैर हम लोग हर क्लास में उससे ज़्यादा आगे जा रहे हैं क्योंकि क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग ऑलरेडी मान लो 270 डिग्रीज पे आ गए, पर अभी भी बचा पोर्शन 90 डिग्रीज। वो कौन काम करेगा, असाइनमेंट और टेस्ट। तो उनमें फिर हमें वापस जो बताया गया वो वैसे ही आना चाहिए जैसे मुझे आता है। फिर आई वुड बी गारंटिंग कि इसका क्वेश्चन अब ये एग्जाम में हो जाएगा। तो दैट इज़ द पर्पस। तो चलो प्रोग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री खत्म। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सिंपल है, इसमें बहुत स्ट्रगल नहीं है। 3 क्लासेज हैं, 4 लिखा हुआ है, 3 है, लास्ट क्लास नहीं है। 3 क्लासेज हैं। ये ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स है, कंपटीशन में है नहीं। तो इसमें जो कुछ भी वो एग्जामिनर सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब कवर्ड है। बहुत साल पहले ये टॉपिक भी एक्चुअली आईआईटी के सिलेबस में होता था। मैथमेटिकल इंडक्शन भी पहले सब्जेक्टिव आईआईटी में आता था। तो उन बच्चों को भी बस मैंने इतनी ही अंडरस्टैंडिंग बताई होती थी, तो इससे जड़ समझ में आ जाएगी। बोर्ड्स के लिए, स्कूल के लिए तो जो वो क्वेश्चन हमें नज़र आएंगे वो सारे इसमें एक्चुअली हैं पहले से, सब आप ही लोग कर चुके होंगे। पर फिर भी अगर मान लो
कभी किसी एग्ज़ाम में ये आ भी जाए तो यही अंडरस्टैंडिंग है, तो इसकी जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये है अब जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। यहाँ से अब देखो, अभी हमने टॉपिक्स कौन से सुने जो कि प्रोसेस बेस्ड थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसा था? कंसेप्चुअल। ट्रिग्नोमेट्री प्रोग्रेशंस कैसा था? प्रोसेस बेस्ड। इंडक्शन कैसा है? इंडक्शन एक्चुअली कंसेप्चुअल है, प्रोसेस बेस्ड भी है थोड़ा सा, पर चलो मतलब इस पर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है क्योंकि ओनली फॉर स्कूल एग्जाम्स है। तो जो बच्चे केवल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक काम का ही है। ट्रिग्नोमेट्री में ये 29 क्लासेस पूरी काम की हैं। जब यहाँ तक पहुँच गए ना, समझो हमने सिलेबस में बहुत बढ़िया लेवल तक काम कर लिया है। नेक्स्ट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आई एम टेलिंग यू कि अगर जैसे इसमें बताया गया है, अगर प्रॉपरली ये कर लिया, मतलब दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है। जैसे इसमें बताया गया है एग्जैक्टली वैसे करना, जैसे इसमें बताया गया एग्जैक्टली वैसे करना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर इसमें जो जो वैरायटी क्वेश्चंस की कवर्ड है, अगर ये प्रॉपरली सारी हमने एग्जीक्यूट कर ली, इस टॉपिक का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। पर याद रखना, इसमें टोटल 9 क्लासेस डाली हैं, इनको एक्चुअली एक से ज़्यादा बार अटेंड करना। जैसे मैंने बोलना सिखाया है वैसे अपने माइंड को बोलना सिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आगे एक जो इसका फादर टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो जब हमने ये कर लिया सही से तो हमें लगेगा कि प्रोबेबिलिटी कोई काम ही नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ने आईआईटी में आना ही आना है। समझो कि 7-8%, 7-8% प्रोबेबिलिटी का रोल आएगा, पर हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जड़ से समझ में आना चाहिए। कल को KVPY दो और एग्ज़ाम्स दोगे ना, कल को और किसी ओलंपियाड में जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे बाद में, तो उसके बाद यू वुड रियलाइज़ कि जो इसमें अंडरस्टैंडिंग बताई गई, कल को कोडिंग में जाओगे, ये सब टॉपिक्स, ये वाला टॉपिक सब टॉपिक्स की जड़ है, तो इसलिए बहुत काम का है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी बिल्कुल अलग है बुक्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक इज बायनोमियल थ्योरम। अब देखो बायनोमियल थ्योरम भी टोटल इसमें अभी 9 क्लासेस हैं, पर एंड वाली कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो फॉर रेगुलर सिलेबस स्टूडेंट सिंपली बायनोमियल थ्योरम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, क्लास 5, बस ये हम लोगों ने जो फर्स्ट 5 क्लासेस हैं फॉर स्कूल सिलेबस, फॉर रेगुलर सिलेबस स्टूडेंट्स, बस ये 5 क्लासेस अटेंड करनी है। उसके बाद वाली जो 4 क्लासेस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं और वो स्कूल के सिलेबस के लिए हमारे काम की नहीं है। वैसे उन पे मेंशन भी है जेईई और जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो ये 5 क्लासेस अगर अटेंड कर ली बायनोमियल थ्योरम की प्रॉपरली, दिस इज़ अ कंसेप्चुअल टॉपिक। बायनोमियल थ्योरम भी जो हम लोगों ने जैसे भी बाकी टॉपिक्स पे सुना, ये भी कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग भी जैसे बताया जाए इसको बिल्कुल वैसे डाइजेस्ट करना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो टॉपिक्स को ना एक्चुअली एंजॉय करके करो, कोई बर्डन लेके ना चलो कि आईआईटी क्लियर करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हर टॉपिक में जो बात बताई गई है उसको समझो और फिर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो कि भाई मेरे को बताई गई एक बात तो क्वेश्चन मेरे से होने चाहिए। उस तरीके से चैलेंज लेके अपने आप को करा करो क्वेश्चंस को। अगर ना हो तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं होती, फिर जाके देखो कि कहाँ पे फंसे, मतलब मैंने ऐसा क्या करा जो कि मैं कभी भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं दूंगा कि जो बताया वो अचानक क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए कि मैं बोलूँ कि देखो ये नई बात है, कुछ नहीं। एग्जैक्टली उतनी बात पे ही फंसाया जाएगा जो हमें बता दी गई होगी। तो उसके बाद फिर अगर हम फंसे तो इट इज़ अ गेम बिटवीन यू एंड मी। तो बिल्कुल इसको गेम की तरह लो कि इट इज़ अ चैलेंज। मतलब समझो कि मैंने एक पजल दी है, उस पजल को हमने विद द गिवन डेटा, विद द गिवन अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करके दिखाना है। तो एग्जैक्टली नेक्स्ट इज बायनोमियल थ्योरम और बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अभी टास्क रखना पहली फर्स्ट 5 क्लासेस को डाइजेस्ट करने का। जो पहली फर्स्ट 5 क्लासेस है ना, अगर हमें इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसके बाद वाला कंपटीशन वाला पोर्शन भी बहुत सिंपल है और ये भी एग्जाम में आ जाता है। मतलब मेंस में आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, एडवांस में भी आ जाएगा। नेक्स्ट अब बड़ी जर्नी है। देखो अब हमारी हेडिंग्स क्या क्या हैं 11th में? एल्जेब्रा जिसमें कि प्रोग्रेशंस भी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गया, बायनोमियल थ्योरम भी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ गया एल्जेब्रा में। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, वो बड़ा टॉपिक था, 29 क्लासेस वो हमने देख ली। नेक्स्ट जो बड़ी हेडिंग है 11th में दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हेडिंग्स याद रखना क्या क्या है। तो इसमें 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले हैं? स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स
एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कोनिक सेक्शन हेडिंग है एक्चुअली। तो स्ट्रेट लाइन्स है और एक कोनिक सेक्शंस है। सर्कल्स भी कोनिक सेक्शंस का ही पार्ट है एक्चुअली, पर चलो बुक्स में अलग से लिखा होता है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बिल्कुल उन टॉपिक्स में से 11th में तो हम लोग इसमें एक्चुअली जो काम करेंगे ना वो बिल्कुल ही अलग तरह का स्किल है। देखो पता है टॉपिक्स अलग नहीं होते, हाउ यू ट्रीट देम इज एक्चुअली व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है ये भी मतलब मुझे बहुत पसंद टॉपिक्स में से है, क्योंकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हम लोग पकड़ेंगे वैसी बुक्स में नहीं है। तो इसलिए जैसे इसको बताया गया इसको वैसे डील करना। इसमें भी एक्चुअली इसमें जो शुरू की जो क्लासेस हैं वो हैं फॉर स्कूल सिलेबस। एक लेवल के बाद जो सिंपली आफ्टर क्लास 8 जो फर्स्ट 8 क्लासेस हैं ये हैं रेगुलर सिलेबस के लिए। अगर हमें ये प्रॉपरली क्लियर हो गई तो स्ट्रेट लाइंस अप टू क्लास 8, टोटल यहाँ पे 14 क्लासेस डली हैं स्ट्रेट लाइंस की, पर इन 14 क्लासेस में से जो फर्स्ट 8 क्लासेस हैं ये है रेगुलर सिलेबस की। ऑर्डर अपने टॉपिक्स का यही रखना, बाइनोमियल थ्योरम करा उसके बाद हम स्ट्रेट लाइंस पे आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू कर देंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट 8 क्लासेस हैं अभी हमारा इतना सही काम होगा, उसके बाद वाला काम ऑब्जेक्टिव के लिए वो उसके बाद देखेंगे। पर अभी रेगुलर सिलेबस में बस ये पहले फर्स्ट 8 क्लासेस को डाइजेस्ट करेंगे कि हमारा पहले राइट मोमेंटम, राइट अंडरस्टैंडिंग बनी हो, फिर उसके बाद वाली जर्नी देखेंगे। मतलब डिपेंडिंग अपॉन की हो सकता है कंपटीशन के समय पे मैं इसमें से 1-2 क्लासेस और करने के लिए बोल दूँ, पर अभी रेगुलर सिलेबस वाले जो बच्चे हैं उनका काम ये फर्स्ट 8 क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करना है। अगर किसी पॉइंट में ब्लॉक हो तो उस क्लास को फिर से अटेंड करना, उतने क्वेश्चन फिर से करने, साथ में हर 4 क्लासेस के बाद असाइनमेंट आ जाती है, वो असाइनमेंट सॉल्व करनी, उसके सॉल्यूशंस आने हैं, उनको देखना कि कहाँ पे फंसे। नेक्स्ट इज सर्कल्स। सर्कल्स भी सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से हमारी जर्नी कोऑर्डिनेट की बननी शुरू हो जाती है। इसमें 12 क्लासेस डाली हैं। इसमें कहाँ तक करनी है, इसमें अभी हमने फॉर स्कूल सिलेबस अटेंड करनी है केवल सिंपली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास, अप टू थर्ड क्लास। इसके बाद वाली जो क्लासेस हैं वो सिंपली ऑब्जेक्टिव के लिए शुरू हो जाएंगी। तो सर्कल्स की 12 क्लासेस में से रेगुलर सिलेबस के लिए बस फर्स्ट 3 क्लासेस हैं। सर्कल्स की कंपटीशन वाली जर्नी बहुत बड़ी है, रेगुलर सिलेबस के टाइम पे सर्कल्स में बस फर्स्ट 3 क्लासेस हैं। तो इनका ध्यान रखना, इसलिए रेगुलर सिलेबस वाले बच्चे के लिए बहुत ईजी काम है फर्स्ट 3 क्लासेस। सर्कल्स की जर्नी एक्चुअली कंपटीशन की बहुत आगे तक है, तो वो करेंगे, अभी पहले फर्स्ट 3 क्लासेस करना है। इसके बाद पैराबोला, पैराबोला स्कूल के सिलेबस के लिए बहुत कम है, सिंपली हम लोगों ने स्कूल के सिलेबस के लिए बस फर्स्ट 3 क्लासेस अटेंड करनी है पैराबोला की। पैराबोला में टोटल 9 क्लासेस हैं, स्कूल के सिलेबस के लिए बस फर्स्ट 3 क्लासेस हैं, उसके बाद वाली सारी कंपटीशन की हैं। वो उस समय क्या करना है, कैसे करना है वो सुनेंगे। पैराबोला, फिर एलिप्स, एलिप्स में भी मतलब एग्जैक्टली सेट्स नहीं है, एलिप्स है एक्चुअली इसके बाद। तो नेक्स्ट वुड बी एलिप्स, एलिप्स यहाँ पे नीचे है बॉर्डर में, पर मतलब इसको करना हमने पहले। रेगुलर सिलेबस में सिंपली हमने एलिप्स में डील करनी है फर्स्ट 3 क्लासेस, फर्स्ट 3 क्लासेस एलिप्स की भी। हाइपरबोला की यहाँ पे 3 क्लासेस डली हैं और ये रेगुलर सिलेबस की हैं। तो एलिप्स और हाइपरबोला और सर्कल्स, इनमें बस फर्स्ट 3 क्लासेस, पैराबोला में भी फॉर रेगुलर सिलेबस। स्ट्रेट लाइंस में ज़्यादा क्लासेस थी, पर इतनी अंडरस्टैंडिंग से हमारी कोऑर्डिनेट परफेक्ट हो जाएगी फॉर स्कूल सिलेबस, परफेक्ट हो जाएगी। मतलब बस ध्यान रखना कि इन क्लासेस में जैसे से क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं वैसे वैसे अपने हाथ से लिखने हैं हमने साथ साथ। जो कॉपी पे जैसे मैं बोलूँगा क्वेश्चन करो, वहाँ पे बिल्कुल अपनी कॉपी पे डेट डाल के कि आज मैंने ये वाली क्लास अटेंड करी, पैराबोला का लेक्चर नंबर 2, और उसके जो क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन अगर कॉपी कर सकते हो कॉपी कर लो, नहीं तो साथ साथ बस उसको सॉल्व करो। जब रिविजन करो तो 1 मिनट में देख के रिवाइज कर पाओ कि ये मैंने ऐसे करा था। अगर वहाँ पे ब्लॉक हो तो क्लास पे फिर से वापस आ जाओ डायरेक्टली ट्रू मैथ के ऊपर ही। नेक्स्ट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वुड बी, जैसे हमने ये टॉपिक कर लिया ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव, तो इसके बाद जो लिमिट्स है, इसके बाद जब हमने ये कर लिया तो कोऑर्डिनेट कर लेने के बाद और इन टॉपिक्स के करने के बाद हमारी जर्नी अब कंप्लीशन की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो बड़ा टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को बाद में पकड़ लेते हैं, पहले सेट्स कर लेते हैं। सेट्स बहुत बेसिक टॉपिक है, इसकी 4 क्लासेस बनाई हैं, इस पर इसके आगे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। ये बोर्ड्स के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं, पर ये हर टॉपिक के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ से कैलकुलस की जड़ बननी शुरू हो जाती है, बिल्कुल कैलकुलस का बेस बनना शुरू हो जाता है, पर बहुत ईजी है सेट्स में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रगल नहीं आएगी। पर 4 क्लासेस हैं और इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर स्कूल एग्जाम्स।
पर अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए बिल्कुल। अब ये जो टॉपिक है ये कंसेप्चुअल है। तो सेट्स करने के बाद नेक्स्ट वुड बी रिलेशन। रिलेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये 1-2 क्लासेस में कवर हो जाएगा। तो रिलेशंस, सेट्स के बाद नेक्स्ट ऑर्डर वुड बी रिलेशंस। ये टॉपिक सेट्स और रिलेशंस का जो पर्पस है वो अकेला क्या है कि हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में जा पाएँ, सेट्स, रिलेशंस और इसके बाद ये फंक्शंस। सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस में भी ना एक्चुअली मैंने 11th में जितना हमें फंक्शंस अभी 11th में चाहिए उससे ज़्यादा काम करवा दिया है कि हमारा ज़्यादा बेस बन जाए। तो सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस ये तीनों समझो कोऑर्डिनेट करने के बाद ये अभी 11th में छोटे टॉपिक्स हैं। फंक्शन छोटा टॉपिक नहीं है, कल को 12th में जाके पूरे कैलकुलस का जो बेस है वो फंक्शंस है। फंक्शन जिसकी अभी ये 4 क्लासेस करोगे, इससे बहुत बड़ी कहानी है, पर अभी ये रेगुलर सिलेबस वाला है। तो रेगुलर सिलेबस वाले बच्चों ने रिलेशंस, फंक्शंस ये कंप्लीटली हैंडल करना है। इसके बाद रिलेशंस, फंक्शंस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जो कि बड़ा है, दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स में क्लासेस यहाँ पे 5 लिमिट्स में क्लासेस इससे ज़्यादा हैं, तो मतलब आई वुड जस्ट चेक दोज क्लासेस। तो यहाँ पे और साथ में क्लासेस हैं। लिमिट्स है जो कि 11th में हमने परफेक्शन में अटेन करना है, बहुत काम का है। लिमिट्स हमने 11th 12th में जाके यहाँ से अब एक्चुअली कैलकुलस सही सेंस में शुरू हो जाएगा। लिमिट्स जैसे ही हमने प्रॉपरली कर लिया, ये टॉपिक हमें जाके हेल्प करेगा ज़बरदस्त तरीके से 12th में। स्कूल के एग्ज़ाम में 11th में हो सकता है कि हमें इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आए, बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन आए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिमिट्स वुड बी वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमने सेट्स करा, फिर रिलेशंस करा, फिर फंक्शंस करा, फिर लिमिट्स करा। एग्जैक्टली हमने ये ऑर्डर पकड़ना है। तो इसके बाद एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन भी है, डिफ्रेंसिएशन भी साथ में। डिफ्रेंसिएशन की बस 2 क्लासेज हैं। डिफ्रेंसिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर 12th में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम का है, पूरे कैलकुलस की जड़ ही है सॉर्ट ऑफ। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द रूट्स ऑफ कैलकुलस। पर 11th में उन्होंने डिफ्रेंसिएशन को केवल टच करवाया है। तो लिमिट्स के बाद डिफ्रेंसिएशन करना, तो 11th में जो क्वेश्चंस हमें स्कूल के एग्जाम्स में आएंगे वो हमारे गारंटेड हो जाएंगे। और ये कंपटीशन के लिए अभी सोचो, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, इसमें भी कुछ भी अभी काम नहीं है। तो अगर हम लोगों ने राइट तरीके से सिलेबस चला लिया तो डिफ्रेंसिएशन भी आई वुड ट्राई टू एक्चुअली कवर इन 11th इटसेल्फ ऑफ 12th, वो उसके बाद देखेंगे। पर अभी क्या करना है, रेगुलर सिलेबस के लिए बस ये 2 क्लासेस हैं, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, डिफ्रेंसिएशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या सुना, लिमिट्स। लिमिट्स पे बहुत बढ़िया कंट्रोल बनाना है। इसमें क्लासेस और भी हैं, तो आई जस्ट चेक, और ये क्लासेस साथ में ऐड हो जाएंगी। तो इसमें स्कूल के सिलेबस वाला काम बहुत सिंपल है, ये 5 क्लासेस ही हैं। पर जो कंपटीशन वाला काम है उसमें लिमिट्स की और बहुत क्लासेस अभी और हैं, तो उसको बस प्रॉपरली साथ से डाइजेस्ट करना। डिफ्रेंसिएशन के बाद स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल है, 2 क्लासेस हैं। ये 2 क्लासेस स्टैटिस्टिक्स में देखो, ये 2 क्लासेस हैं। ये 2 क्लासेस जो स्टैटिस्टिक्स की हैं, अगर ये समझ में आ गई, ये 2 क्लासेस बस अगर समझ में आ गई, तो आईआईटी मेंस में आज तक कोई क्वेश्चन इन 2 क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग के बाहर का नहीं आया आज तक, और आगे भी नहीं आएगा। क्योंकि इन टॉपिक्स में स्टैटिस्टिक्स की जो हमारे माइंड में इंप्रेशन होता है कि वो एक रटने वाला टॉपिक है, जैसे हम 10th में करके आए होते हैं, तो हम स्टैटिस्टिक्स वैसे नहीं करेंगे। कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स कैसे, उसका सही सेंस क्या है। तो जब वो समझ में आ जाए तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन एक्चुअली कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का गलत नहीं होता, हम देखेंगे भी। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने क्लास में डिस्कस करे हुए हैं। 3D क्लास में 11th में बहुत ही बेसिक है, 2 क्लासेस हैं, बट 3D बहुत बड़ा टॉपिक है, 3D ज्योमेट्री, पर 12th में है। 3D ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, पर 12th के सिलेबस में। तो 11th में उन्होंने जस्ट उसको टच कराया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो अब डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या करना, डिफ्रेंसिएशन के बाद स्टैटिस्टिक्स में मत जाना। डिफ्रेंसिएशन के बाद हमने आ जाना है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि हमने सुना था कि अब इसमें 6 क्लासेस डाली हैं। 11th की जो प्रोबेबिलिटी, अब देखो 10th में भी हमने प्रोबेबिलिटी नाम सुना होता है, तो 11th की प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बताई है वैसे समझना, जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ बिल्कुल वो बात समझना। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला नहीं है, प्रोबेबिलिटी को कैसे डील करना है वो समझना, और इसका 100% कनेक्शन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। तो इस टॉपिक में एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर से रिवाइज हो जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चे कंपटीशन की फर्दर कर रहे हैं अब तैयारी साथ में 11th में, उनका भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ना एक्चुअली 11th और 12th में दो ईयर्स में है, 12th में और कोई टॉपिक्स हैं। तो
इसलिए प्रोबेबिलिटी हम कंप्लीटली अभी नहीं टच कर सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, पर 11th में प्रोबेबिलिटी का हमारा बहुत ज़बरदस्त बेस बन जाता है कि एक्चुअली सेंस क्या है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का काम जो समझो मेन है वो 11th में इस बेस के बनने के बाद है। 12th वाला काम बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी का। लोगों को 12th वाला काम ज़्यादा टफ लगता है, हमें बहुत ईजी लगेगा। बस अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए 11th में। तो प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। प्रोबेबिलिटी कर लिया, ये डिफरेंशिएशन तक कर चुके, उसके बाद फिर हमने एंड में स्टैटिस्टिक्स और इस पे आ जाना है, विच इज़ वेरी सिंपल। स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है, 2 क्लासेस डाली हैं। अदरवाइज मैं रेगुलर अगर क्लास में बच्चा आया होता तो मैंने एक क्लास में ख़त्म कर देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ सो सिंपल। 3D ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है, 2 क्लासेस हैं एक्चुअली, ये भी एक क्लास के लायक ही है। इट इज़ सो ईजी। तो बस अंडरस्टैंडिंग पूरे सिलेबस का पैटर्न ये रखना, पर मेन टास्क याद रखना। मेन टास्क क्या है? खुद करना। सुनना बहुत ईजी है, सुनना बहुत ईजी है। क्लास में बैठे हो, हमने सुन लिए क्वेश्चंस, उससे कुछ नहीं आएगा। मेन काम जहाँ पे स्ट्रगल आती है ना, वो ये कि हमें खुद करना पड़ता है। तो उस खुद कर अपने आप करने वाले प्रोसेस से देखो, अब मान लो कि अब अगर हम अकेले स्क्रीन के आगे बैठ के, या क्लास में मान लो मेरी बच्चे अगर बैठे हैं, वो क्लास में आके मेरे से सारी बात सुन के समझ भी गए, घर जाके भी मान लो उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि हमें इस क्लास में जाके सब समझ में आया, तो मुझे पता होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। कब बेनिफिट होगा? कि जब मेरा करवाया मुझे वैसे ही वापस बताया जाए जैसे मैंने कराया, तो हमारा जो लर्निंग कर्व है वो तब कंप्लीट हुआ। तो यू हैव टू मेक दैट सर्कल कंप्लीट। दैट सर्कल वुड बी कंप्लीटेड आफ्टर यू आर एबल टू रेसिप्रोकेट दैट सेम थिंग इन द सेम मैनर इन विच आई एम डूइंग इट। बिल्कुल वैसे ही मुझे वापस चाहिए जैसे मैंने बताया। तो बस वो अंडरस्टैंडिंग के बनने के बाद, उसके बाद फिर मेरी श्योरिटी होती है कि इसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो उनके नहीं होते। जिन बच्चों के बढ़िया रैंक आए आईआईटी में इतने सालों, इतने ईयर्स में, उन सबको एग्जैक्टली आई जस्ट चेक्ड कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप में से जो बच्चा ऐसा कर पाएगा, उसको किसी और बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। गड़बड़ क्या होती है कि आईआईटी के नाम पे बच्चे 20 बुक्स ला के अपने घर में सजा लेते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कौन सा क्वेश्चन काम का है, कौन सा क्वेश्चन काम का नहीं है, क्योंकि बुक्स में तो उन्होंने डाल दिया, देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास में, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें समझ में आए, एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल एग्जाम। तो फ्रैंकली इफ़ यू हैव जॉइंड द कोर्स, तो यू हैव एक्चुअली गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगी पूरी? जब जो बताया गया। देखो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सारी बुक्स के सारे क्वेश्चन करवा देने, मैंने भी नहीं करे हुए, मैंने देखे भी नहीं हुए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सारी बुक्स के सारे क्वेश्चन करने की करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड में 10th वाली हैबिट होती है, छोड़ दो उसको। अब समझो कि कंसेप्ट क्लियर हो, हमें रास्ता ढूंढने की अकल हो, मतलब कंसेप्चुअली प्रोसेस स्ट्रॉन्ग और प्रोसेस का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग। हमें क्लैरिटी है कि हमने छोटा रास्ता ढूंढना होता है। उसके बाद मतलब जो रियल आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जब हमें वो आ गई, तो उसके बाद क्वेश्चन जो भी हमें वो आईआईटी में डालेंगे, बोर्ड्स बहुत सिंपल है। तो बस उसके लिए तो जो हमने करा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। जो क्वेश्चन वो आईआईटी में भी डालेंगे, उसको क्रैक कैसे करना है, वो स्किल डेवलप करवाना काम है। आईआईटी में आए वो क्वेश्चन करवाना काम नहीं है। वो आ गया बाय चांस, दैट इज एक्चुअली बाय चांस। मुझे क्या पता था कि वो क्वेश्चन आना है। तो एग्जैक्टली रूट ये रखना सिलेबस का। तो इसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एक तो ट्रिग्नोमेट्री है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अब 11th में हम लोग कंप्लीटली कोऑर्डिनेट सारी की सारी करेंगे, उसकी क्लासेस एडेड हैं, बहुत असाइनमेंट्स, बहुत सारे टेस्ट रेगुलर सिलेबस के बाद कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी होंगे। बाइनोमियल थ्योरम भी हम कंपटीशन की कंप्लीटली कर चुके होंगे इन 11th। लिमिट्स हम कंप्लीटली कर चुके होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीटली कर चुके होंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 12th में भी है। ट्रिग्नोमेट्री में 29 क्लासेस ये हैं। ट्रिग्नोमेट्री की साथ में 11 क्लासेस ऑब्जेक्टिव भी बनाई हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीटली डन होगा फॉर इन द रेगुलर सिलेबस इटसेल्फ। ट्रिग्नोमेट्री की अलग से कंपटीशन की 11 क्लासेस बनाई हैं ऑब्जेक्टिव। ये 11 क्लासेस में हर पॉसिबल सोच पाने का तरीका डिस्कस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चा बहुत स्मूथ चल रहा हो, उसको मैं खुद ही बोलूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 11 क्लासेस साथ में अटेम्प्ट करो, पर उसके लिए पहले 29 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल क्लैरिटी में रेडी होनी चाहिए। तो 40 क्लासेस अकेले ट्रिग्नोमेट्री की हैं। तो बस ये है कि मेहनत का तरीका अगर राइट रखोगे तो एवरीथिंग इज़ डूएबल। भूल जाओ कि किसी बच्चे ने 8, 9, 10 से तैयारी करी हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अभी करके उसको बीट कर देना है। और हर साल ऐसा हो रहा है, पिछले 21 सालों से कोई बच्चा नहीं मेरे पास आया
जो 10 से तैयारी करता आया हो, 11 से करी तैयारी और इतनी बढ़िया रैंक ले गए। तो याद रखना, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अभी वाली जर्नी में जो जो बताया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ, वो सीखना और वैसे इंप्लीमेंट करना। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो।